नमस्कार दोस्तों, बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप में आपका स्वागत है। आज की तारीख है 23 सितंबर 2020 और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं द हिंदू अखबार में आए हुए प्रमुख आलेखों और एडिटोरियल्स पे, जिसके तहत हम प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों से संबंधित कुछ अभ्यास प्रश्नों को भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के जो हमारी पहला एडिटोरियल है उसका संबंध पेज नंबर 6 से है और यह पॉलिटी से संबंधित है। जीएस पेपर 2 में पॉलिटी से इसका संबंध है। सबसे पहले तो हम इसके संदर्भ को समझने की कोशिश कर लेते हैं कि ये एडिटोरियल किस बारे में है। तो हाल में ही भारत में भाषा के प्रयोग को लेकर काफ़ी चर्चाएं देखी गई हैं और यह जो एडिटोरियल है ये इस बात की चर्चा करता है कि किस प्रकार से भारत के संविधान की अनुसूची 8 में जिन 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है उन सभी 22 भाषाओं में भारत के कानूनों को उपलब्ध कराया जाना चाहिए। ठीक है। हाल ही में जो पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन 2020 का एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था और इस पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन के नोटिफिकेशन को अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग लैंग्वेजेस में ट्रांसलेशन को लेकर कई सारे संगठन जो हैं वो हाई कोर्ट तक गए और उन्होंने ये कहा कि EIA नोटिफिकेशन को केवल हिंदी और इंग्लिश में जारी करने से जो गैर हिंदी भाषा के लोग हैं या फिर जो गैर अंग्रेजी भाषाई लोग हैं उन तक जो है इन कानून की बेहतर पहुंच नहीं हो सकेगी। तो यह जो पूरा एडिटोरियल हो इस बात को डिस्कस करता है कि आखिर क्यों भारत में जो कानून हैं, जो नियम हैं, जो विनियमन हैं, जो नोटिफिकेशंस हैं, सरकारी बिल हैं, वो सारे के सारे जो हैं संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं में उसे जारी करना चाहिए। तभी भारत में एक बेहतर विधि के शासन को स्थापित किया जा सकेगा और इसके आधार पर जो है हम एक बेहतर समावेशी शासन की भी परिकल्पना कर सकते हैं। तो चलिए इसको देख लेते हैं। इसके तहत कौन कौन से तर्क दिए गए हैं। संदर्भ मैंने आपको बताया कि हुआ क्या कि पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन EIA का हाल ही में एक ड्राफ्ट जारी किया गया और यह जो ड्राफ्ट है केवल हिंदी और अंग्रेजी में जब प्रकाशित हुआ तो इसको चुनौती दी गई और कहा गया कि इसको 8वीं अनुसूची की सभी 22 भाषाओं में प्रकाशित किया जाना चाहिए। ठीक है। अब इसके आधार पर यह तर्क दिया गया कि अगर केवल और केवल इसको हिंदी और अंग्रेजी में प्रकाशित किया जाएगा तो ये गैर हिंदी भाषी और अंग्रेजी भाषी, ठीक है, गैर हिंदी भाषी और गैर अंग्रेजी भाषी लोगों के साथ भेदभाव होगा। अब इसको लेकर हाई कोर्ट ने अपना फैसला भी दिया है जिसमें उसने सरकारों से ये कहा है कि वे सभी 22 भाषाओं में इस नोटिफिकेशन को प्रकाशित करें। हालांकि दूसरी तरफ सरकार ने इस रूप में इसको मानने से इनकार किया है कि सभी 22 भाषाओं में कानूनों को, नोटिस को, अधिसूचना को प्रकाशित करने के लिए सरकार कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है और अगर सभी 22 भाषाओं में इसका अनुवाद होगा तो जो शब्दों का जो वास्तविक मतलब शब्दों का जो वास्तविक अर्थ है वो समाप्त हो सकता है और अनेक बार अर्थ का अर्थहीन अनुवाद भी हो सकता है। और अगर इस प्रकार का अनुवाद किया जाएगा तो उससे आगे चलकर व्यापक वैधानिक अनिश्चितता हो सकती है जिससे कानूनी जटिलता बढ़ सकती है। अब यहाँ से मुख्य मुद्दा यह उठ जाता है कि क्या भारत में वास्तव में इसकी आवश्यकता है कि भारत के सभी कानूनों को केवल और केवल हिंदी और अंग्रेजी में ही प्रकाशित किया जाए या फिर अनुसूची 8 की सभी 22 भाषाओं में किया जाए। तो मुख्य रूप से लेखक ने इसके पक्ष में तर्क दिया है और उनका ये कहना है कि सरकार का ये तर्क सही नहीं है कि केवल किसी कानून को हिंदी या इंग्लिश में ही प्रकाशित किया जाना चाहिए। ठीक है। भारत जो है दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्रों में से एक है और यह जो है बहुभाषाई देश है जिसमें 100 से अधिक भाषाएं, ठीक है, सैकड़ों भाषाएं जो हैं बोली जाती हैं। अब भारत के लिए आवश्यक हो जाता है कि जितनी भाषाएं हैं जिसको भारत में 8वीं अनुसूची में कम से कम शामिल किया गया है उनको तो लोकतंत्र में समावेशित किया जाए ताकि भारत में जो गैर हिंदी भाषाई लोग हैं, ठीक है, या फिर गैर अंग्रेजी भाषाई जो लोग हैं वो अपने आप को बहिष्कृत महसूस ना करें। ठीक है। इसके लिए जो है इसमें 1973 के एक कानून का तर्क भी दिया गया है। 1973 का एक कानून है जिसमें अथॉरिटेटिव टेक्स्ट सेंट्रल लॉ एक्ट
तो 1973 का ये जो केंद्रीय कानून है वो ये कहता है कि जितने भी केंद्रीय कानून हैं, जितने भी सेंट्रल लॉज हैं, उनको 8वीं अनुसूची में उल्लिखित सभी 22 भाषाओं में आधिकारिक रूप से अनुवादित किया जाना चाहिए और इसके लिए इसमें वैधानिक प्रावधान और मार्गदर्शन भी दिया गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर सरकार ये कह रही है कि हमें केवल हिंदी और इंग्लिश में ही इसको प्रकाशित करना है, तो 1973 के कानून के अनुसार यह सही नहीं है और इसमें जो है सभी 22 भाषाओं में कानूनों को बनाए जाने को, कानूनों को जो है अनुवादित किए जाने की बात कही गई है और इसका जो विस्तार है वो केंद्र सरकार के द्वारा प्रस्तुत सभी कानूनों और अधिसूचनाओं तक है। साथ ही साथ ये इसको लागू करने की जिम्मेदारी भी विधि मंत्रालय की है, इसलिए सरकारों की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो इस संबंध में कार्य करें। ठीक है। इसके अलावा जो किया जाने वाला जो अनुवाद है वो एक तो अथॉरिटेटिव होना चाहिए, आधिकारिक होना चाहिए और साथ ही साथ उसके सही होने के साथ ही केंद्र सरकार द्वारा जनता से जो संवाद किया जाता है, जनता से जो बात की जाती है, उसको भी कम से कम उन सभी 22 भाषाओं में किए जाने को अनिवार्य बनाए जाने की ज़रूरत है। अब इसके संदर्भ में दो बातें हमने आपको बताई। एक तो हमने बताया कि जो कानून है उसको आप 22 भाषाओं में रखें और साथ ही साथ जो संवाद आप कर रहे हैं जनता के साथ, उसको भी जो है आप 22 भाषाओं में सुनिश्चित करें। ठीक है। अब इसके तहत जो 1963 का जो राजकीय भाषा अधिनियम है वो ये कहता है कि वर्तमान में कानून को केवल अंग्रेजी और हिंदी भाषा में ही प्रकाशित किया जाना चाहिए, लेकिन अगर आप केवल 1963 के इस कानून को ही पालन करेंगे तो इससे गैर अंग्रेजी भाषी और गैर हिंदी भाषी लोगों का कानूनी प्रक्रिया से बाहर होना सुनिश्चित हो जाएगा और इसके आधार पर आप भाषाई पहचान के आधार पर भेदभाव के प्रमाण को साबित करेंगे। ठीक है। अगर भारत में राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो राजनीतिक दृष्टिकोण से 1950 के बाद से ही, या कह सकते हैं स्वतंत्रता के पश्चात से ही, भाषा एक महत्वपूर्ण माध्यम के रूप में उभरी है और 1956 में जब राज्यों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन हुआ, उसके बाद से ही भाषा एक महत्वपूर्ण माध्यम रही है राजनीति का। इसमें बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो भाषा को आधार बना के राजनीति करते हैं, जिसमें तमिलनाडु की डीएमके पार्टी, ठीक है, आंध्र प्रदेश की तेलुगु देशम पार्टी, महाराष्ट्र की शिवसेना आदि प्रमुख हैं। अब राजनीति में जो है जिस प्रकार से भाषा को महत्व देते हैं, लेकिन यह भी देखा गया है कि भाषा को महत्व दिए जाने के बावजूद जो राजनीतिक दल हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो इस मुद्दे को नहीं उठा रही हैं और ये जो है एक चिंता का विषय है जिसके संदर्भ में कार्य करने की ज़रूरत है। यानी लेखक का मुख्य रूप से यही तर्क है कि जो आप मुख्य रूप से बात कर रहे हैं कि आपको कानूनों को 22 भाषाओं में रखना है, आपको संवाद 22 भाषाओं में करना है, तो इसको अनिवार्य किया जाना चाहिए। इसी से आप जो है भाषाई समावेशिता को स्थापित कर पाएंगे। ठीक है। इसके तहत आपको 8वीं अनुसूची की सभी 22 भाषाओं में देश के सभी कानून, नियमों और विनियमों का प्रकाशन करना चाहिए। आपको जनता से संवाद करते समय देश की सभी 22 भाषाओं में इसको अनिवार्य करना चाहिए और अगर आप भाषाई नीति को और समावेशी बनाना चाहते हैं तो इसके तहत कानूनी प्रक्रिया में सभी संसदीय डिबेटों, सारे रिकॉर्ड्स, संसदीय समिति की रिपोर्ट्स, गजेटियर ऑफ इंडिया, इन सब को भी 22 भाषाओं में आप प्रस्तुत करें। ठीक है। इसके साथ ही केंद्र सरकार के कार्यालयों में चूंकि सभी प्रकार की भाषाओं वाले लोग जाते हैं, इसके लिए जो केंद्र सरकार के कार्यालय हैं जैसे कि पासपोर्ट ऑफिस आदि, उसमें भी इन सभी भाषाओं में कार्य करने को स्वीकार किया जाना चाहिए और इसमें हमें अनुवाद के अधिकार को, ठीक है, राइट टू ट्रांसलेशन, अनुवाद के अधिकार को जो है हमें एक वैधानिक अधिकार का दर्जा दिए जाने की ज़रूरत है, यह भी करना चाहिए। इसके अलावा हमें 1951 के सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश को ध्यान में रखना होगा जिसके तहत हरला बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान, हरला बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान में यह कहा गया था कि यदि आप कानूनों को व्यापक प्रचार और प्रसार ना करें, ठीक है, यदि आप कानूनों को ऐसी भाषाओं में उसका प्रसार और प्रसार ना करें जिससे जनता अनभिज्ञ हो, तो ऐसे कानून का कोई मतलब नहीं रह जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि कानून ऐसी भाषा में प्रकाशित और ऐसी भाषा में
प्रकाशित और प्रसारित ना हो, जो भाषा देश के नागरिक नहीं जानते, तब देश के नागरिक ऐसे कानूनों को मानने के लिए बाध्य नहीं है। यानी जब तक व्यक्ति को उस कानून के बारे में ही मालूम नहीं होगा, जब तक व्यक्ति को उसकी भाषा में कानून को नहीं समझाया जाएगा, तब तक वो व्यक्ति कभी भी उसको मानने के लिए तैयार नहीं होगा। इसके लिए यह किया जाना चाहिए कि कोई भी कानून आप लागू करें तो उसके पहले उसे बेहतर ढंग से प्रकाशित करें और प्रसारित भी करें। साथ ही साथ उसको पहचाने जाने वाली भाषा में भी प्रचारित किया जाना चाहिए, यानी उसके लिए स्थानीय भाषाओं का भी प्रयोग किया जाना चाहिए, ताकि लोग ये जान सकें कि वास्तव में वो कानून है क्या। ठीक है, इसके लिए आपको पारंपरिक प्रचार साधनों का भी प्रयोग किया जाना चाहिए, ताकि लोग कानून को बेहतर ढंग से समझ सकें। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट का ये जो आदेश है उसके अनुसार ही भारत को काम करने की ज़रूरत है, ताकि जितने भी भारतीय कानून हैं, ठीक है, उन सब में भारतीय सहभागिता को बढ़ा सकें, भारतीय जो हैं सहज रूप से उसमें शामिल हो सकें। अब इसमें लेखक द्वारा यूरोपियन यूनियन का भी उदाहरण दिया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि यूरोपियन यूनियन अपने जितने भी अथॉरिटेटिव टेक्स्ट हैं, अपने जितने भी राजकीय दस्तावेज हैं, उनको उन सभी 24 भाषाओं में प्रकाशित करता है जो उसके सदस्य राष्ट्रों की भाषाएं हैं। इसके तहत सभी सदस्य राष्ट्रों के साथ जब वार्तालाप किया जाता है, जब ईयू के हेडक्वार्टर से किसी सदस्य राष्ट्र के साथ वार्ता किया जाएगा, तो उस सदस्य राष्ट्र के यहाँ बोली जाने वाली जो भाषा है उसमें उसी भाषा में वार्तालाप किया जाएगा, ताकि उनकी भाषाई विविधता का सम्मान किया जा सके। तो भारत में भी इसके लिए काम करने की ज़रूरत है, और इसमें राजनीतिक दलों को भी इस मुद्दे को उठाना होगा, ताकि भाषाई विविधता के आधार पर समावेशिता को बढ़ाया जा सके और भाषाई बहिष्करण का कोई भी शिकार ना हो। ठीक है, तो किस प्रकार से भारत में 8वीं अनुसूची के तहत 22 भाषाओं में कानूनों को बनाने की ज़रूरत है, 22 भाषाओं में संवाद को स्थापित करने की ज़रूरत है, यह जो है इस पूरे आर्टिकल का सार है। ठीक है, चलिए अब अगला आर्टिकल देख लेते हैं। अगला जो हमारा आर्टिकल है वो पेज नंबर 6 से लिया गया है, और इसका संबंध जीएस पेपर 2 में शिक्षा संबंधी मुद्दों से है। तो ये आर्टिकल है क्या? यह आर्टिकल मुख्य रूप से बात करता है ई लर्निंग के बारे में, और भारत में ई लर्निंग किस प्रकार से कोविड-19 के दौर में व्यापक प्रचारित प्रसारित हो रही है, व्यापक रूप से आगे बढ़ रही है। लेकिन साथ ही साथ यह जो ई लर्निंग है ये बहुत सारे बहिष्करणों को, बहुत सारी जो है कमियों से भी ग्रस्त है, और यह जो कमियां हैं, यह जो सीमाएं हैं, इसको दूर किए जाने की ज़रूरत है। और यह जो कमियां और सीमाएं हैं वो किस प्रकार से महत्वपूर्ण हैं वो इस आर्टिकल में बताया गया है। ठीक है, तो ई लर्निंग के संदर्भ में पहले भी हमने काफ़ी सारे आर्टिकल कवर किए हैं, तो आप कह सकते हैं कि ये जो पहले के जो आर्टिकल हैं उसके साथ जो है आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, संदर्भ हम देख लेते हैं। तो संदर्भ क्या है कि वर्तमान कोविड-19 के दौर में ई लर्निंग लगातार बढ़ी है, लेकिन जो हमारे इसके लेखक हैं वो ये कहते हैं कि अगर आप केवल और केवल ई लर्निंग को ही बढ़ावा देंगे तो इससे शिक्षा का जो लेवल है, शिक्षा का जो स्तर है, या शिक्षा की जो गुणवत्ता क्वालिटी है वो पूर्ण रूप से नहीं सुधरेगी। ठीक है, इसके तहत महत्वपूर्ण बात यह है कि शिक्षा की प्रक्रिया में सभी समान रूप से भागीदारी कर सकें, और जब तक आप समानता के अधिकार को शिक्षा में पूर्ण रूप से लागू नहीं करेंगे तब तक शिक्षा जो है वो सभी के लिए कल्याणपरक नहीं हो सकती है। और अगर शिक्षा को आपको कल्याणपरक बनाना है, सबके लिए जो है बेहतर बनाना है, तो इसके तहत जो ई लर्निंग से रिलेटेड जो मुद्दे हैं उनको जो है सुलझाना ज़रूरत है, जिसके तहत ऑनलाइन शिक्षा के तहत जो विभेद हो रहा है, जिसके तहत डिजिटल अंतराल इसमें देखे जा रहे हैं, जिसके तहत गरीबों और अमीरों के मध्य डिजिटल एजुकेशन को लेकर या डिजिटल जो साधन होते हैं, डिजिटल जो उपकरण होते हैं, उनकी उपलब्धता और अनुपलब्धता के आधार पर जो मतभेद होता है इसको दूर करने की ज़रूरत है। ठीक है, इसके तहत वो मुख्य रूप से 3 प्रमुख मुद्दों के बारे में बात करते हैं। लेखक जो हैं 3 प्रमुख मुद्दों को उठाते हैं, जिसमें पहला वो मुद्दा बताते हैं कि किस प्रकार से कोविड-19 के काल में ई लर्निंग को तो बढ़ावा दिया गया है, लेकिन उससे असमानता को भी बढ़ावा मिला है, पहली बात। दूसरी बात जो है
वो पढ़ाए जाने वाली स्किल से है, पढ़ाए जाने की पद्धति से है, पेडागॉगी से है, जिसके तहत समस्याएं हैं और इसमें शिक्षा का स्तर खराब हो रहा है। ठीक है। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि कोविड-19 के बाद भी ऑनलाइन एजुकेशन पर बल दिया जा रहा है, लेकिन लेखक का कहना है कि आप अगर केवल ऑनलाइन एजुकेशन पर ही बल देंगे तो इससे शिक्षा का जो लेवल है वो ज़्यादा गुणवत्तापरक नहीं होगा और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको सुधारने की ज़रूरत है। ठीक है। अब लेखक का ये तर्क है कि कोविड-19 का जो प्रभाव है वो सबसे ज़्यादा प्रवासी मजदूरों पर या गरीबों आदि पर पड़ा है। ठीक है। अब जब कोविड-19 का प्रभाव इन प्रवासी मजदूरों और गरीबों पर पड़ा है, उसी के अनुपात में जो इनके बच्चे हैं, ठीक है, जो इनके शिक्षा शिक्षा लेने वाले जो बालक हैं, उन बच्चों पर को भी इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ा है, जिसमें इंटरनेट की अनुपलब्धता के चलते, इंटरनेट उपकरणों की अनुपलब्धता के चलते, ठीक है, कंप्यूटर, टैबलेट, मोबाइल फ़ोन की अनुपलब्धता के चलते शिक्षा के क्षेत्र में वो अपनी भागीदारी नहीं निभा पा रहे हैं, जिससे ना केवल उनका भविष्य प्रभावित हो रहा है, बल्कि इससे आने वाली जो आगे की पीढ़ियां हैं वो भी इससे नकारात्मक रूप से प्रभावित हो सकती हैं। ठीक है। इसमें आपको ध्यान रखना होगा कि ये ना केवल अंतराल वो आर्थिक स्तर पर है, बल्कि इसमें वहनीयता का मुद्दा भी महत्वपूर्ण हो चला है, जिसमें जो व्यक्ति ऑनलाइन शिक्षा को वहन कर सकते हैं, जो इसका खर्चा उठा पाने में सक्षम हैं, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो इसका खर्चा उठा पाने में सक्षम नहीं है, उनके लिए जो है बहिष्करण की समस्या पैदा हो गई है। इसी के साथ हमें यह भी याद रखना होगा कि किस प्रकार से ऑनलाइन एजुकेशन के काल में ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो अपने घरों तक सीमित हो गए हैं, और चूंकि जो गरीबों के ज़्यादातर बच्चे होते हैं उनके जो माता पिता हैं वो पूर्ण रूप से शिक्षित नहीं होते, इसके चलते वे अपने माता पिता से भी शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, जिसके चलते वो शिक्षा में और पिछड़ रहे हैं। ठीक है। अब इसके तहत आपको शहर और गांव का भेद भी जानना होगा। शहरों और गांव के जो अंतराल है उसको भी ध्यान रखना होगा, जिसमें इंटरनेट की पहुंच आदि के संदर्भ में ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति और भी खराब है, जिसके चलते जो शिक्षा है वो केवल समृद्ध वर्ग तक ही सीमित हो चली है और इसको दूर किए जाने की ज़रूरत है। इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि आप जो असमानता को बढ़ावा दे रहे हैं ई लर्निंग के माध्यम से, इसको दूर करने का प्रयास करें। इसके साथ ही आपको यह भी ध्यान देना होगा कि जो ऑनलाइन टीचिंग हो रही है उसमें 60 से 70% जो टीचर्स हैं और उससे अधिक ही जो टीचर हैं वो इसमें पारंगत नहीं हैं, वो ऑनलाइन टीचिंग में पूर्ण रूप से प्रशिक्षित नहीं हैं, जिसके चलते जो शिक्षक हैं वो अपने कॉन्सेप्ट्स को, अपने विषय से जुड़ी संकल्पनाओं को या विषय से जुड़ी गहराइयों को बेहतर ढंग से प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, जिसके चलते शिक्षा की गहराई प्रभावित होती है। ठीक है। इसके अलावा लाइव क्लासेस के दौरान जो विविध समस्याएं देखी जाती हैं उससे भी क्लासेस की गुणवत्ता प्रभावित होती है, जैसे कि मोबाइल का स्क्रीन का छोटा होना, इंटरनेट कनेक्शन की समस्याएं, वीडियो और ऑडियो का बफरिंग करना, उसका स्पष्ट ना होना, जिससे बच्चे जो संकल्पनाएं हैं या विषय की जो गहराई है उसको बेहतर ढंग से समझ नहीं पाते हैं। ठीक है। इसके तहत वर्तमान में जो YouTube आदि पर या फिर जो फ्री में जो ऑनलाइन शिक्षा प्रोवाइड हो रही है उसमें ज़्यादातर जो फ्री ऑनलाइन शिक्षा है वो शॉर्टकट पे अधिक केंद्रित है, जिसमें शॉर्टकट ट्रिक्स के माध्यम से उदाहरण देने, शॉर्टकट ट्रिक्स के माध्यम से पढ़ाने और शॉर्टकट ट्रिक्स के माध्यम से किसी प्रतियोगी परीक्षा को पास करने आदि पर अधिक जोर दिया जाता है। इससे बच्चों में विषय की गहराई को समझाने पर ज़्यादा बल नहीं दिया जाता है। ठीक है। अब इसमें लेखक ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक संस्था है जिसका नाम है खान एकेडमी। खान एकेडमी का भी उदाहरण दिया गया है, जिस पे अनेक यूरोपीय राष्ट्रों ने इस प्रकार से आरोप लगाया है कि यूरोपीय राष्ट्रों में खान एकेडमी की जो लोकप्रियता है वो फ्री कंटेंट को लेकर है, फ्री यूट्यूब वीडियोस को लेकर है, जिसके द्वारा शिक्षा पर बल दिया जाता है, लेकिन फिर भी उसके द्वारा विषय की गहराई तक नहीं जाया जाता, जिसके चलते वो जो वीडियोस होते हैं वो ज़्यादातर शॉर्ट ट्रिक्स पे ही बल देते हैं, वो जो ज्ञान देते हैं वो बहुत ज़्यादा गहरा नहीं होता, जिससे जो बच्चे होते हैं उनको लर्निंग की गुणवत्ता पर इसका प्रभाव पड़ता है। ठीक है। तो इसको ध्यान रखे जाने की ज़रूरत है। साथ ही साथ जो विशेषकर जो प्राइमरी एजुकेशन वगैरह का जो क्षेत्र है
जो प्राथमिक शिक्षा का जो क्षेत्र है, उस प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा को बेहतर करने की ज़रूरत है। और इसमें जो है बच्चे को स्पष्ट रूप से ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर प्राथमिक शिक्षा में पूर्ण रूप से ई लर्निंग वगैरह लागू कर दी जाएगी तो इससे बच्चों का जो ध्यान है वो पूर्ण रूप से नहीं लग पाएगा, जिससे उनका प्रभाव पड़ेगा उनकी सीखने की क्षमता पर। तो प्राइमरी लेवल पर जो बच्चों की जो सीखने की क्षमता है वो बेहतर हो सके, इसके लिए ज़रूरी है कि गुणवत्ता में सुधार किया जाना चाहिए। ठीक है, यही कारण है कि लेखक इस बात का तर्क देते हैं कि अगर आप कोविड-19 के पश्चात, ठीक है, कोविड-19 समाप्ति के पश्चात अगर आप केवल और केवल ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से आप शिक्षा को बढ़ावा देंगे तो इसके माध्यम से आप शिक्षा का जो लेवल है, जो स्तर है, वो बेहतर नहीं बना पाएंगे। और आवश्यक यह है कि जो आपकी जो स्कूली शिक्षा है, ठीक है, आपकी जो ऑफलाइन शिक्षा है उसको भी बेहतर किया जाए। और इसको गुणवत्ता को सुधारने के लिए ऑनलाइन का इसमें प्रयोग हो। इसका मतलब क्या हुआ कि आप स्कूली शिक्षा को आप बेहतर तभी बना पाएंगे जब आप मूलभूत शिक्षा जो है, जो ऑफलाइन शिक्षा जो है, उसको बेहतर करें और इसको समर्थन देने के लिए आप ऑनलाइन एजुकेशन का इसमें प्रयोग करें। ठीक है, तो एक बेहतर शिक्षा व्यवस्था को लागू करने की ज़रूरत है और उसके समर्थन के रूप में एक ऑनलाइन एजुकेशन का इसमें प्रभाव डाला जा सकता है। ठीक है, यही कारण है कि जो लेखक हैं वो ये तर्क देते हैं कि आपको ऑनलाइन एजुकेशन को बढ़ावा देने के साथ ही इसके भेदभाव को भी समाप्त करना चाहिए और साथ ही साथ शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार भी करने चाहिए, ताकि कोविड-19 से जो अभी तक घाटा हुआ है, कोविड-19 से जो लर्निंग डेफिसिट हुआ है, जो बहुत सारे महीने जो है बिना पढ़ाई के निकल गए हैं, उनको जो है आप बेहतर कर सकें, उनको जो है होने वाले हानियों को कम कर सकें। इसके तहत आपको केवल फैक्ट्स पे ही बल नहीं देना चाहिए, इसके तहत आपको जो है संकल्पनाओं पे भी उचित रूप से बल देना है, तभी जो है आप बेहतर ढंग से कार्य कर पाएंगे। ठीक है, और अगर आप जब तक भेदभाव को समाप्त नहीं करेंगे, जब तक आप जो है इसकी गुणवत्ता को नहीं सुधारेंगे, जब तक आप जो है शिक्षा के स्तर को बेहतर नहीं करेंगे और जब तक आप कोविड-19 के पश्चात जो शिक्षा है उसकी गुणवत्ता नहीं सुधारेंगे, तब तक आप लोकतांत्रिक पद्धति में शिक्षा को और ज़्यादा लोकतांत्रिक नहीं बना पाएंगे और इसके लिए आपको कार्य करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो मुख्य रूप से ई लर्निंग में बहुत सारी कमियां हैं जिसे दूर किए जाने के लिए कार्य करने की ज़रूरत है। ठीक है, चलिए अब अगला आर्टिकल देख लेते हैं। अगला जो हमारा आर्टिकल है वो पेज नंबर 6 से लिया गया है और इसका संबंध जीएस पेपर 2 में आईआर से है। इसका संबंध मुख्य रूप से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद या यूं कह सकते हैं संयुक्त राष्ट्र में सुधारों से है और यह जो पूरा विषय है पिछले 1-2 हफ्ते से काफ़ी चर्चा में है और इस पर हमने पिछले भी एडिटोरियल्स पे चर्चा की थी। ठीक है, तो इसे थोड़ा समझ लेते हैं। तो इसका संदर्भ मैंने आपको बता दिया कि अभी हाल में ही संयुक्त राष्ट्र के 75 साल पूरे हुए हैं और इसके सत्र के अवसर पर, इसको पूरा होने के अवसर पर एक विशेष सत्र रखा गया जिसमें भारत के प्रधानमंत्री जी द्वारा भी भागीदारी की गई और उन्होंने जो है काफ़ी आलोचनात्मक शब्दों में संयुक्त राष्ट्र की आलोचना की है। ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा ये कहा गया कि संयुक्त राष्ट्र का जो ढांचा है, वर्तमान जो ढांचा है वो आउटडेटेड हो चुका है, अप्रासंगिक हो रहा है और अगर इसमें व्यापक सुधार नहीं किए तो संयुक्त राष्ट्र में जो लोगों का विश्वास बना हुआ है, संयुक्त राष्ट्र में जो देशों का विश्वास बना हुआ है वो कहीं कम ना हो जाए। ठीक है, भारत द्वारा पिछले 1 दशक में, ठीक है, आप यूं कह सकते हैं कि 2000 के बाद से ही भारत द्वारा संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में, संयुक्त राष्ट्र में सुधारों पर बल दिया गया है और विशेषकर उसके द्वारा बल दिया गया है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में, जिसमें जो 5 परमानेंट सदस्य हैं, P5 जिनको कहा जाता है, इनको वीटो शक्ति प्राप्त है। तो इसको जो है सुधारने के लिए भारत आदि राष्ट्रों द्वारा लगातार बल दिया गया है, जिसमें भारत ने अपनी दावेदारी इस आधार पर मजबूत की है कि भारत दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देशों में है और साथ ही दुनिया के सबसे ज़्यादा सर्वाधिक जनसंख्या वाले देशों में से भी एक है। ठीक है, इसके अलावा भारत जो है पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नियम आधारित वर्ल्ड ऑर्डर, नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को बढ़ावा देता है। साथ ही साथ भारत की जो सेना है, ठीक है, भारत के जो सैनिक हैं, उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशनों में सक्रिय रूप से भागीदारी की है, जिसके चलते भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति की स्थापना में, ठीक है, सक्रिय रूप से
कार्य कर रहा है, जिसके चलते भारत को भागीदारी दी जानी चाहिए, संयुक्त राष्ट्र की स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। ठीक है। इसके अलावा वर्तमान में तर्क दिया जा रहा है कि वर्तमान कोविड-19 की पृष्ठभूमि में चाहे यूएन हो, चाहे वो डब्ल्यूएचओ हो, ठीक है, या यूएनएससी हो, इनके द्वारा बहुत ज़्यादा प्रभावी रूप से कार्य नहीं किया गया है, जिसके चलते ये और आवश्यक हो गया है कि संयुक्त राष्ट्र में सुधार किया जाए और इसमें भी विशेषकर जो संयुक्त राष्ट्र की जो सुरक्षा परिषद है उसकी जो वीटो शक्ति है उस पे पुनर्विचार किए जाने की ज़रूरत है। जैसा कि हम पिछले लेक्चर्स में भी चर्चा कर चुके हैं कि जो वीटो शक्ति है उसका प्रयोग ज़्यादातर विश्व की जो शक्तियां हैं उसके अपने हितों में उसका किया है। जैसे कि 2003 का इराक का युद्ध, जिसमें जो यूएस और यूके थे उन दोनों ने अपने अपने हितों के लिए सद्दाम हुसैन की सत्ता को हटाने के लिए वीटो शक्ति का दुरुपयोग किया और इसके माध्यम से उस पर हमला किया गया। ठीक है। इसके चलते, ठीक है, लगातार सुरक्षा की जो है सुरक्षा परिषद में सुधारों की मांग इसी चलते चलती जा रही है। और यह भी कहा जा रहा है कि जो यूएनएससी है उसमें मुख्य रूप से जो यूरोपीय देश हैं उनकी जो है प्रभुता है, जो अमेरिका है, यूएस है, उसकी अभी प्रमुखता है और इसके सापेक्ष सुरक्षा परिषद में अफ्रीका से, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से, दक्षिण अमेरिका से किसी भी प्रकार की स्थायी सदस्यता का अभाव है। यही कारण है कि G4 जो राष्ट्र हैं जिसमें भारत, ब्राज़ील, जर्मनी और जापान शामिल हैं, उनके द्वारा लगातार ये मांग की जा रही है कि हमें भी स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। ठीक है। जिसमें जो वीटो शक्ति को लेकर जो मतभेद बने हुए हैं, इसके चलते देखा जाता है कि लगातार जो यूएनएससी के जो P5 कंट्रीज़ हैं वो मामले को राजनीतिकृत करते हैं, मामले को पॉलिटिसाइज करते हैं, जिसके चलते यह जो प्रस्ताव है वो अभी तक आगे नहीं बढ़ पाया है। ठीक है। इसके पहले इस पे हमने पहले भी चर्चा की थी कि 2008 में इसको लेकर एक जो है सहमति बनाई गई थी, जिसके तहत इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशन यानी अंतर सरकारी समझौता वार्ताओं के डॉक्यूमेंट के आधार पर सुधार किए जाने की बात कही गई थी। लेकिन 2008 से लेकर 2020 की अवधि बीत जाने के बावजूद इसको पूर्ण रूप से लागू नहीं किया गया है, जो चिंता का विषय है। मुख्य रूप से इसमें 5 प्रमुख मुद्दों पे बात कही गई है जिसको लेकर सुधार किए जाने हैं। ठीक है। तो 5 प्रमुख बातें कौन कौन सी हैं? तो पहले चीज़ तो यह है कि यूएनएससी की जो सदस्यता है उसको विस्तारित किया जाना चाहिए। दूसरा, जो उसमें सदस्यता है उसको वर्गीकृत करना चाहिए। ठीक है। जिसमें क्षेत्रीय भागीदारी को बढ़ावा दिया जाना चाहिए और साथ ही साथ उसमें वीटो की शक्ति को या तो आप उसे ख़त्म करें या फिर आप जो है उसको इस प्रकार से प्रतिसंतुलित करें कि उसका जो है दुरुपयोग ना किया जा सके। ठीक है। साथ ही साथ जो सुरक्षा परिषद है, यूएनएससी है, और जो महासभा है, जनरल असेंबली है, उसमें भी जो शक्ति संतुलन वर्तमान में जो विकसित राष्ट्रों के पक्ष में झुका हुआ है, इसको भी आपको प्रतिसंतुलित करना है ताकि इस पूरे शक्ति संतुलन को समान रूप से देशों में वितरित किया जा सके। ठीक है। अब इसके तहत जो 75वीं वर्षगांठ जो यूएन की हुई है, इसमें 75वीं वर्षगांठ में जो उद्घोषणा की गई है वो उद्घोषणा स्वागत योग्य है, जिसमें ये प्रयास किया गया है कि संयुक्त राष्ट्र को अपग्रेड किया जाएगा, संयुक्त राष्ट्र को नवीन जीवन दिया जाएगा। लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि आप संयुक्त राष्ट्र में व्यापक सुधारों को करें और यह जो है वर्तमान समय की आवश्यकता भी है। ठीक है। तो इस पे जो है कार्य करने की ज़रूरत है, जिसके तहत जो यूएनएससी के जो सदस्य हैं उनको ना केवल अपने निजी स्वार्थों से, निहित स्वार्थों से परे जाने की ज़रूरत होगी, बल्कि पूरी दुनिया में कल्याण को बढ़ावा दिया जा सके, शांति को बढ़ावा दिया जा सके और पूरी दुनिया जो है एक समावेशी संयुक्त राष्ट्र की परिकल्पना कर सके। इसके लिए जो है कार्य करने की ज़रूरत है, जिसमें सुधारों पर बल दिए जाने की आवश्यकता है। ठीक है। तो ये कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें हैं जो लगातार चर्चा में रही हैं संयुक्त राष्ट्र के संदर्भ में, इसको आप ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं अगले आर्टिकल की, जो संबंधित है पेज नंबर 6 से, और इसका संबंध जीएस पेपर 3 में आपदा प्रबंधन यानी डिजास्टर मैनेजमेंट से है। अब ये है क्या आर्टिकल, तो इसको समझ लेते हैं। तो अभी हाल में ये खबर आई थी जिसमें
महाराष्ट्र के भिवंडी नाम के क्षेत्र में, जो मुंबई के पास अवस्थित है। तो महाराष्ट्र के भिवंडी में ठीक है, हुआ क्या कि बारिश के चलते, लगातार बारिश के चलते जो एक पुरानी जो बिल्डिंग थी, एक पुरानी जो इमारत थी, वो ढह गई। ठीक है, और इस पुरानी इमारत के ढहने से 20 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई है। तो किस प्रकार से इस मानव जनित आपदा से को निवारित किया जाना चाहिए, इस पे जो है इसमें चर्चा की गई है। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। तो आपको मैंने क्या बताया, मैंने आपको बताया कि महाराष्ट्र के भिवंडी में मानसून की तीव्र बारिश की पृष्ठभूमि में बिल्डिंग के गिरने से 20 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई। और इस तरीके की जो घटनाएं हैं वो महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में देखने को मिलती है। तो यह जो घटनाएं हैं जिसमें मुख्य रूप से मानव निर्मित इसे आपदा कहा जाएगा, इसको जो रोका है, अगर इसको हमें रोकना है तो इसमें बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जिसको करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो क्या क्या करना चाहिए इसको थोड़ा समझ लेते हैं। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि चूंकि जो भवन और मकान होते हैं क्षेत्रीय क्षेत्रों में, ठीक है, भवन और मकान जो होते हैं नगरों में, जो मकान होते हैं मुख्य रूप से नगर पालिका और नगर निगम के क्षेत्र के अधीन आते हैं। तो मुख्य रूप से अगर आपको इस तरीके की घटनाओं को रोकना है तो जो नगर पालिका सदस्य हैं या नगर निगम के जो अधिकारी हैं उनको और शक्ति देने की ज़रूरत है, विशेषकर सेफ्टी ऑडिट के संदर्भ में, ताकि वो मकानों का निरीक्षण कर सकें और जो मकान खतरे की स्थिति में हो, जो मकान जर्जर हो, उनको जो है पहले से ही खाली कराया जा सके या उनको गिराया जा सके। इसके अलावा जहाँ पे बारिश की समस्या अधिक देखने को मिलती है, जहाँ पे तीव्र बारिश होती है, जैसे कि तटीय महाराष्ट्र जैसे क्षेत्र, वहाँ पे इस संदर्भ में नगर पालिकाओं को और भी अधिकार दिया जाना चाहिए और कोशिश ये करनी चाहिए कि जो बिल्डिंगों की जो सेफ्टी ऑडिट आदि किया जाता है उसमें जो राजनीति होती है, जो राजनीतिक हस्तक्षेप होता है, उसको कम किया जाए। ठीक है, इसमें लोग खुद अपना सेफ्टी ऑडिट कराने के लिए आगे आएं। इसके लिए टैक्स छूट, टैक्स इंसेंटिव्स आदि भी दिए जा सकते हैं और इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को जो है कार्य करने की ज़रूरत है। साथ ही साथ नगर निगम आदि मिलकर बिल्डिंग्स को ऑडिट के आधार पर सर्टिफाइड भी कर सकते हैं, जिसमें सेफ बिल्डिंग्स और अनसेफ बिल्डिंग को ग्रेडीकृत किया जा सकता है, उसको जो है ग्रेड युक्त बनाया जा सकता है, जिसके तहत इसमें कार्रवाई करने की ज़रूरत है। ठीक है, साथ ही साथ बड़े शहरों में एक यह भी समस्या देखी जाती है कि जो प्रवासी होते हैं वो सामान्यतः मनीन बस्तियों में निवास करते हैं। ठीक है, वो जो है ऐसी जगहों में रहते हैं जो भीड़ भाड़ वाले इलाके होते हैं और ऐसे भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जो बिल्डिंग्स होते हैं उनकी रखरखाव ज़्यादा बेहतर नहीं हो पाता है। तो बड़े शहरों में जो आवासन की जो समस्या है उसके निवारण के लिए काम करने की ज़रूरत है, ताकि जो आने वाले प्रवासी हैं उनको भी राइट टू शेल्टर या रहने के अधिकार को दिया जा सके। इसके तहत जो हाउसिंग है, जो आवासन है, उसको वहनीय बनाने की ज़रूरत है और 2022 तक जो ये कहा जा रहा है कि सभी को आवास दिए जाने का लक्ष्य हम रखेंगे। जो हमने हाउसिंग फॉर ऑल का जो लक्ष्य रखा है, उस हाउसिंग फॉर ऑल को हमें अब लागू करने की ज़रूरत है और इसमें ना केवल जो शहर के जो स्थायी निवासी हैं उनको ध्यान में रखना है, बल्कि साथ ही साथ मूल निवासियों के साथ ही जो प्रवासी वर्ग है उसकी आवश्यकताएं भी आपको ध्यान में रखनी चाहिए। ठीक है, अब महाराष्ट्र के साथ ही पूरे देश में इस समस्या की तीव्रता को आपको समझ के काम करने की ज़रूरत है, जिसके तहत यदि आप कमियों को दूर करेंगे तो निश्चित रूप से इस प्रकार की आपदाओं को निवारित कर सकते हैं, इस प्रकार की आपदाओं से आप बच सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको समझने की ज़रूरत है। ठीक है, चलिए अब अगला आर्टिकल देख लेते हैं। अगला जो हमारा आर्टिकल है वो पेज नंबर 7 से लिया गया है और इसका संबंध जीएस पेपर 2 में आईआर से है। अब इसका संबंध क्या है, तो इसका संबंध है कोविड-19 के दौर में, विशेषकर जो दक्षिण एशिया है, जो साउथ एशिया है, ठीक है, जहाँ पे साउथ एशिया में एक संगठन काम करता है जिसका नाम है सार्क। तो सार्क किस प्रकार से कोविड-19 के दौर में दक्षिण एशियाई देशों के बीच एक सहयोग का माध्यम बन सकता है, इसी को जो है इस आर्टिकल में डिस्कस किया गया है। ठीक है, तो इसको थोड़ा देख लेते हैं। तो संदर्भ क्या है कि कोविड-19 के दौर में जो पूरा दक्षिण एशिया क्षेत्र है, ठीक है, जिसमें भारत शामिल है,
जिसमें पाकिस्तान शामिल है, जिसमें नेपाल शामिल है, जिसमें भूटान शामिल है, ठीक है, जिसमें अफगानिस्तान शामिल है, जिसमें मालदीव शामिल है, ठीक है। ये जो देश जो इसमें शामिल हैं वो जो देश हैं इसमें श्रीलंका भी शामिल है, ठीक है। कुल मिला के 8 जो देश हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, मालदीव और श्रीलंका, ठीक है। तो यह जो है इनको जो है, और बांग्लादेश भी इसमें शामिल हो जाएगा। तो इस प्रकार से कुल 8 देश जो सार्क के सदस्य होते हैं। तो इन सभी 8 देशों पर जो है कोविड-19 का महत्वपूर्ण नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। और विश्व बैंक का ये अनुमान है कि पूरे साउथ एशिया में, पूरे दक्षिण एशिया में कोविड-19 के चलते जो ग्रोथ रेट है, जो विकास दर है, वो 1.8 से 2.8 तक रह सकती है, जो काफ़ी कम है, ठीक है। अब इस पूरे कोविड-19 के दौर में अलग अलग देशों ने इससे निपटने के लिए अलग अलग रणनीति को अपनाया है। जैसे कि भारत, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका ने लॉकडाउन की रणनीति को अपनाया। वहीं दूसरी ओर भूटान और मालदीव आदि देशों ने लॉकडाउन के स्थान पर जो लोगों की जो टेस्टिंग होती है, जो लोगों की जो जांच होती है, उसको बढ़ाने पर बल दिया। इसके चलते भूटान और मालदीव जैसे जो देश हैं वो कोरोना वायरस के सामुदायिक संक्रमण से बच पाए हैं, और कोरोना वायरस को रोक पाने में इन दोनों देशों ने काफ़ी अच्छा कार्य किया है, ठीक है। तो अगर प्रति 10 लाख जनसंख्या में देखा जाए, प्रति 10 लाख जनसंख्या में दक्षिण एशिया में किसने सबसे ज़्यादा टेस्ट किए हैं, तो इसमें मालदीव जो है पहले स्थान पे है, और उसके बाद भूटान का स्थान है। और जिस प्रकार से मालदीव और भूटान में कोविड-19 का जो प्रभाव है वो अधिक भयावह नहीं रहा है, इसके चलते भारत को इससे सीख लेने की भी ज़रूरत है, ठीक है। अगर हम भारत की स्थिति के बारे में बात करें तो भारत वर्तमान में कोविड-19 केस लोड के संदर्भ में, कोविड-19 केसों के संदर्भ में दुनिया में दूसरे नंबर पर है, और भारत में वर्तमान में 55 लाख से भी ज़्यादा केस हो चले हैं, ठीक है। इसमें बांग्लादेश जैसे देशों में 3.5 लाख केस हैं, ठीक है। हालांकि दक्षिण एशिया में यह प्रवृत्ति देखी जा रही है, साउथ एशिया में यह देखा जा रहा है कि जो केस का लोड है वो भले ही ज़्यादा हो, लेकिन जो मृत्यु दर है, ठीक है, मॉर्टेलिटी जो रेट है वो कम है। अब कई विद्वान जो है वो ये अनुमान लगा रहे हैं कि भारत में चूंकि उष्णकटिबंधीय जलवायु है, भारत में बहुत सारे, या दुनिया में साउथ एशिया में, दक्षिण एशिया में जो टीके वगैरह हैं वो दिए जाते रहे हैं, यहाँ पे मलेरिया आदि का प्रकोप रहता है, तो इसके चलते यहाँ के लोगों की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बेहतर है, जिसके चलते यहाँ मृत्यु दर कम है। साथ ही साथ यहाँ जो वायरस की जो प्रजाति है, ठीक है, जो वायरस का जो स्ट्रेन है वो थोड़े कमज़ोर प्रकार का है, जिसके चलते लोग ज़्यादा नहीं मरे हैं, ठीक है। लेकिन दूसरी ओर WHO वगैरह का जो अनुमान है वो ये है कि भारत जैसे देशों में जो डेटा की जो विश्वसनीयता है उसको लेकर लगातार संदेह बना रहता है, जिसमें हमें ये देखना होगा कि जो दक्षिण एशिया है उसमें दुनिया की लगभग 1/4 जनसंख्या निवास करती है, और साथ ही साथ दुनिया के कुल गरीबों में से लगभग 1/3 गरीब दक्षिण एशिया में निवास करते हैं। अब इसके तहत होता क्या है कि जो मृत्यु होती है उसको पूरी तरीके से रिपोर्ट नहीं किया जा सकता, ठीक है। इसके चलते भी ये देखा जा रहा है कि यहाँ पे मृत्यु दर कम है, ठीक है। तो यह भी अनुमान लगाया जाता है कि मृत्यु दर कम होने के कारण जो रिपोर्टिंग है, डेटा रिपोर्टिंग है, वो कम होना है, ठीक है। अब कोविड-19 से निपटने के संदर्भ में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव आदि ने राजकोषीय पैकेज भी दिया है, सहायता भी दी है, जिसमें भारत ने 22.5 मिलियन, बांग्लादेश ने 8 मिलियन, पाकिस्तान ने 6.5 बिलियन, ठीक है, इस तरीके के पैकेज को दिया है, ठीक। लेकिन अफगानिस्तान ने भी विश्व बैंक से सहयोग लेके लगभग 100 मिलियन की जो राशि है वो प्राप्त की है। अब इस संदर्भ में लेखक का ये कहना है कि हाँ, ये तो ठीक है कि अलग अलग देशों ने अपने अपने स्तर पर प्रयास किया है, लेकिन जब तक आप सार्क जैसे संगठनों के तहत भी मिलकर कार्य नहीं करेंगे, तब तक जो सार्क जैसे संगठन जो दक्षिण एशिया में कार्य कर रहे हैं उनकी प्रासंगिकता जो है पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं होगी। तो लेखक का ये मत है कि सार्क के तहत विद्यमान जो तंत्र हैं, जो संस्थागत फ्रेमवर्क्स हैं, उनके साथ मिलकर साउथ एशियन कंट्रीज़ को काम करना चाहिए। जैसे कि अभी हाल में ही भारत द्वारा
कोविड-19 से निपटने के संदर्भ में एक सार्क कोविड-19 फंड के प्रयोग की घोषणा की गई थी, तो उसको प्रयोग करने की ज़रूरत है। ठीक है, सार्क के तहत ही सार्क फूड बैंक बनाया गया है, उस फूड बैंक को आप यूज़ करें। ठीक है, इसके अलावा सार्क के तहत सार्क फिनेंस फोरम को भी स्थापित और पुनर्जीवित करने की ज़रूरत है, जिसके तहत आप लोगों की आवश्यकताएं या देशों की आवश्यकता के अनुरूप ऋण वितरण करके इस व्यवस्था को बेहतर बना सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि जब तक आप सार्क जैसे संगठनों को पुनर्जीवित नहीं करेंगे, तब तक जो है विशेषकर कोविड-19 के काल में इनकी प्रासंगिकता को स्थापित नहीं किया जा सकता। और अगर सार्क जैसे संगठन कोविड-19 के समय भी जो है वो कार्य नहीं करेंगे, तो यह जो है ज़्यादा प्रासंगिक नहीं रह जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है। अब हम देख लेते हैं कुछ प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, ठीक है, हाल ही में संसद में प्रस्तुत जम्मू और कश्मीर राजकीय भाषा विधेयक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी भाषाएं अब जम्मू कश्मीर की राजकीय भाषाओं में शामिल होंगी। ठीक है, डोगरी, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, कश्मीरी। 1, 2, 3 और 4, 3, 4 और 5, 1, 2, 4 और 5 की उपरोक्त सभी। तो अभी हाल ही में जो जम्मू कश्मीर राजकीय भाषा विधेयक प्रस्तुत किया गया है संसद में, उसके अनुसार अब जम्मू कश्मीर में कुल 5 राजकीय भाषाओं को प्रस्तावित किया गया है, और ये पांचों की पांचों जो राजकीय भाषाएं हैं वो अब राजकीय भाषाओं का दर्जा प्राप्त करेंगी। डोगरी, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और कश्मीरी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, तो आज जो है पेज नंबर 9 पे इससे रिलेटेड खबर आई है, जिसमें लोकसभा ने जम्मू कश्मीर राजकीय भाषा विधेयक को पारित कर दिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किनको यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची का भाग बनाया गया है? कुंभ मेला, रामलीला, मुडियट्टू, थेरुकुथु, मणिपुरी संकीर्तन। केवल 1, 3 और 5, 2, 3 और 4, 1, 2, 3 और 5 की 3 और 4। तो इसमें कुंभ मेला, रामलीला, मुडियट्टू और संकीर्तन यानी 1, 2, 3 और 5, यह जो है जिसमें आंसर हो जाएगा सी, यह यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची का अंग है। जो थेरुकुतु है वो तमिल का एक डांस ड्रामा है। ठीक है, तमिल का एक नृत्य संगीत है। इसको आप जो है एक तरीके का आप इसको स्ट्रीट डांस भी कह सकते हैं। ठीक है, और इसमें जो है जो संगम साहित्य आदि होता है, उस संगम साहित्य को नाच गाकर प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, ये चीज़ आप समझ नहीं। तो आज पेज नंबर 3 पे से रिलेटेड खबर आई है, जिसमें होने वाले दशहरे में हो सकता है कि जो रामलीला है वो मास्क के साथ हो, और साथ ही साथ जो है इसमें जो जो फेस्टिवल्स हैं उनको बहुत ज़्यादा बेहतर ढंग से या बहुत ज़्यादा जोर शोर से नहीं मनाया जा सकता है। ठीक है, तो यूनेस्को ने जो अमूर्त विरासत की सूची बनाई है उसमें वैदिक जप की परंपरा, रामलीला यानी रामायण का पारंपरिक प्रदर्शन, कुटियट्टम जो एक संस्कृत थिएटर है केरल का। ठीक है, इसके अलावा रम्मन जो गढ़वाल हिमालय का धार्मिक त्यौहार और धार्मिक अनुष्ठान है, मुडियट्टू जो अनुष्ठानिक थिएटर है केरल का नृत्य नाटक है, कालबेलिया जो लोकगीत है राजस्थान का, छऊ जो मुख्य रूप से उड़ीसा और झारखंड का एक युद्ध नृत्य है, लद्दाख का बौद्ध जप जो लद्दाख जम्मू कश्मीर भारत में होता है, मणिपुर का संकीर्तन जो पारंपरिक गायन है, पंजाब के ठठेरों द्वारा बनाए गए पीतल और तांबे के बर्तन, योग, ईरानी नवरोज त्योहार और कुंभ मेला। ये कुल 13 जो है वो यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल है। ठीक है, इसको आप इसमें भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बुकर मैककॉनल पुरस्कार के संदर्भ में सत्य है? यह एक साहित्यिक पुरस्कार है जिसे प्रत्येक वर्ष अंग्रेजी भाषा में लिखे गए सर्वश्रेष्ठ मूल ओरिजिनल उपन्यास के लिए दिया जाता है। यह नॉर्वे के द्वारा दिया जाने वाला एक पुरस्कार है जो प्रतिवर्ष नॉर्वे के राजा द्वारा एक या एक से अधिक लोगों को गणित के क्षेत्र में बेहतरीन प्रदर्शन करने के लिए दिया जाता है। यह एक ऐसा पुरस्कार है जो अंतर्राष्ट्रीय गणित संघ द्वारा 2, 3 अथवा 4 गणितज्ञों को दिया जाता है, हालांकि उनकी आयु 40 वर्ष से कम होनी चाहिए। यह एक ऐसा पुरस्कार है जिसे फ्रांस सरकार द्वारा कला के क्षेत्र में बेहतरीन योगदान के संदर्भ में दिया जाता है। ठीक है, तो बुकर मैकनॉलन पुरस्कार
साहित्य से संबंधित पुरस्कार है जिसे अंग्रेजी भाषा में लिखी गई उपन्यास के लिए दिया जाता है। तो इसका आंसर है ए। ठीक है, आज जो पेज नंबर 6 पर इससे रिलेटेड एक आर्टिकल आया है जिसके चलते ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो मैन बुकर या जिसे मैन बुकर पुरस्कार फॉर फिक्शन, मैन बुकर प्राइज फॉर फिक्शन कहा जाता है। इसे लघु रूप में मैन बुकर पुरस्कार या बुकर प्राइज भी कहते हैं। ये कॉमनवेल्थ देशों या आयरलैंड के नागरिक द्वारा लिखे गए मौलिक अंग्रेजी उपन्यास के लिए हर साल दिया जाता है और 2008 में भारतीय लेखक अरविंद अडिगा को इसके लिए पुरस्कृत किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किन मामलों के संदर्भ में जांच करने की शक्ति राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए को सौंपी गई है? मानव तस्करी, भारत में नकली मुद्रा का अंतर्प्रवाह, प्रतिबंधित हथियारों की बिक्री और निर्माण, साइबर आतंकवाद। तो ये चारों के चारों जो मामले हैं वो एनआईए के परव्यू में आते हैं, जिसके तहत मुख्य रूप से आतंकवाद निवारण की एजेंसी के रूप में यह कार्य करती है। ठीक है, तो अभी हाल में ही सरकार द्वारा जो है एनआईए को इस बात के लिए भी सशक्तिकृत किया गया है कि अब वो जो ड्रग्स के जो मामले होते हैं उनसे संबंधित भी जांच कर सकती है और इसके लिए इसको शक्तिशाली बनाया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ लेना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अरब लीग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन कथनों की पहचान करें। यह अफ्रीका, एशिया और यूरोप में मुख्यतः अरबी भाषा बोलने वाले लोगों का एक स्वैच्छिक संगठन है। इसका मुख्यालय काहिरा, मिस्र में अवस्थित है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों की कोई नहीं। तो देखिए, अरब लीग के संदर्भ में दूसरा कथन तो सत्य है, पहला गलत है। यह स्वैच्छिक संगठन एनजीओ नहीं है, बल्कि कह सकते हैं आप ये एक सरकारी संगठन के समान है। ठीक है, जिसमें अलग अलग देशों की भागीदारी होती है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? बी, केवल दो। ठीक है, आज पेज नंबर 13 पे इससे संबंधित जो है खबर आई है। ठीक, अब अरब राज्यों का लीग है जिसे अरब लीग कहते हैं। इसकी स्थापना 22 मार्च 1945 को हुई थी 6 देशों द्वारा: जॉर्डन, मिस्र, इराक, लेबनान, सऊदी अरब और सीरिया। वर्तमान में इसमें कुल 21 जो है देश शामिल हैं। इससे पहले 22 थे। क्यों? क्योंकि जो सीरिया है उसकी जो सदस्यता है उसको निलंबित कर दिया गया है। ठीक है, तो अगर सीरिया जो निलंबित है उसको शामिल कर लें तो सदस्यता हो जाएगी 22, लेकिन अगर सीरिया जो निलंबित है उसको हटा दें तो सदस्यता हो जाएगी 21। और मुख्य रूप से ये उत्तरी अफ्रीका, पूर्वोत्तर अफ्रीका और दक्षिण पश्चिम एशिया यानी मध्य पूर्व के अरब राज्यों का एक क्षेत्रीय संगठन है जो अरब राज्यों के हितों को उठाने वाला एक प्रमुख इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, ये आप मैप देख सकते हैं। ज़्यादातर जो नॉर्थ अफ्रीका के जो देश हैं, ठीक है, जो पूर्वोत्तर अफ्रीका के देश हैं और जो पश्चिम एशिया के भी कह सकते हैं आप, पश्चिम एशिया के जो देश हैं वो जो है इसमें मुख्य रूप से शामिल हैं और मुख्य रूप से इसमें अरबी भाषा बोलने वाले देश शामिल होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेट न्यूट्रलिटी क्या है? यह एक ऐसा सिद्धांत है जिसके माध्यम से इंटरनेट सर्विस प्रदाताओं से अपेक्षा की जाती है कि वह सभी इंटरनेट संचारों के साथ एक समान व्यवहार करेंगे। यह एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसका उद्देश्य दुनिया भर में न्यून दरों पर ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना है। यह एक ऐसा कंप्यूटर नेटवर्क है जिसके माध्यम से किसी संगठन के स्तर पर नेटवर्किंग को न केवल सुरक्षित बनाया जाता है अपितु इसे साइबर सुरक्षा आदि से भी सुरक्षित किया जाता है। यह ई लर्निंग के संदर्भ में बनाए जाने वाले सॉफ्टवेयर उत्पादों में तकनीकी मानकों को निर्धारित करने वाली गाइडलाइन से संबंधित है। ठीक है, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा हमारा ए। नेट न्यूट्रलिटी क्या है? तो एक ऐसा सिद्धांत जिसके माध्यम से सभी इंटरनेट प्रोवाइडर से एक कहा जाता है या अपेक्षा की जाती है कि वो सभी इंटरनेट कम्युनिकेशंस के साथ एक समान व्यवहार करेंगे। ठीक है, तो वर्तमान में जो है ये ट्राई के जो रेगुलेशन है जो टेलीकॉम क्षेत्र में विनियमन का कार्य करती है, उसने नेट न्यूट्रलिटी के मॉनिटरिंग के संदर्भ में जो है वो एक बॉडी का निर्माण करने की अनुशंसा की है और विशेषकर 5G जो लॉन्च होने जा रहा है उसके संदर्भ में नेट न्यूट्रलिटी के मानक बन सकें, इसके लिए एक मल्टी स्टेक होल्डर बॉडी को बनाया जाना चाहिए, ऐसा जो है उसने कहा है। ठीक है, चलिए अब लास्ट ईयर का एक क्वेश्चन देख लेते हैं। निकट क्षेत्र संसार नियर फील्ड कम्युनिकेशन प्रौद्योगिकी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है या है? यह एक संपर्क रहित संचार प्रौद्योगिकी है जो विद्युत चुंबकीय रेडियो क्षेत्रों का उपयोग करती है।
एनएफसी उन युक्तियों डिवाइसेस द्वारा उपयोग के लिए अभिकल्पित किया गया है जो एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर भी विकसित हो सकती हैं। संवेदनशील सूचना भेजते समय एनएफसी कोडीकरण एन्क्रिप्शन का उपयोग कर सकता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1 और 2, केवल 3, केवल 1 और 3 की तीनों, 1, 2 और 3। तो अगर हम एनएसपी या निकट क्षेत्र संचार प्रौद्योगिकी की बात करें तो एक ही प्रकार की संपर्क विहीन प्रौद्योगिकी है। ये एक कॉन्टैक्टलेस टेक्नोलॉजी है जो विद्युत चुंबकीय रेडियो क्षेत्र पर आधारित है। यह एक तरीके का वायरलेस फीचर है जिसमें डेटा ट्रांसफर होता है 106 से 424 kbps की स्पीड पर, ठीक है, किलोबाइट पर सेकंड। इसका प्रयोग स्मार्टफोन, टैबलेट और दूसरे उपकरणों में किया जा सकता है और इसमें रेडियो संचार स्थापित करने के लिए, ठीक है, रेडियो संचार स्थापित करने के लिए उपकरणों को एक दूसरे के पास लाया जाता है, इसलिए इसे कहा जाता है नियर फील्ड। ठीक है, इसमें जो है जो युक्तियां हैं, जो डिवाइसेस हैं, जो पास लाई जाती हैं वो कम से कम 4 सेंटीमीटर से कम दूरी पर होनी चाहिए, जिसमें मोबाइल पेमेंट, डेटा ट्रांसफ़र और वाईफाई आदि का उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन हम देखें तो 1 मीटर नहीं है, वो है लगभग 4 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब क्या हुआ, दूसरा तो गलत है। तो अगर दूसरा काट दें, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। और संपर्क रहित संचार प्रौद्योगिकी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र का प्रयोग करती है। तो एक तो पक्का है हमारा, तो देखिए एक किसमें है, ये कट गया हमारा, ये कट गया हमारा, इसमें एक शामिल है। केवल एक ही एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें एक शामिल है, और इसका मतलब क्या हुआ कि पहला और तीसरा हमारा सही हो जाएगा। तो आंसर है हमारा सी। ठीक है, चलिए अब कुछ मेंस के क्वेश्चंस देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका को और प्रासंगिक बनाने के लिए आवश्यक है कि इसमें वर्तमान वैश्विक व्यवस्था के अनुरूप ही निर्मित किया जाए। ठीक है, इसे जो है वर्तमान वैश्विक व्यवस्था के अनुरूप निर्मित किया जाए। आलोचनात्मक मूल्यांकन करें, 250 शब्द, 15 अंक। वर्तमान समय की आवश्यकता है कि सभी कानूनों और सार्वजनिक रिकॉर्ड्स को 8वीं अनुसूची की सभी 22 भाषाओं में उपलब्ध कराया जाए। चर्चा करें, 250 शब्द, 15 अंक। तो ये दोनों के दोनों जो क्वेश्चन हैं, आज हमारा जो एडिटोरियल का जो डिस्कशन है उसके आधार पर आप इसे लिखने का प्रयास कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो होपफुली आपको बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप की जो वीडियोस हैं वो पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इनसे कृपया अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने अधिक से अधिक टॉपिक्स को कवर करने की चर्चा की है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में फ़िलहाल इतना ही। तब तक के लिए बने रहिए बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप पर। धन्यवाद।